नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं मनोज मीणा राजस्थान भूगोल को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज अपन राजस्थान भूगोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और राजस्थान भूगोल में अपना जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा राजस्थान की स्थिति विस्तार को। यानी कि अपन राजस्थान भूगोल में 17 से 18 टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे और सभी टॉपिक अपन 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। अपना जो पहला टॉपिक जो रहेगा वो है राजस्थान का स्थिति विस्तार। यानी कि अपन राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है, वह राजस्थान में बड़े जिले कौन से हैं, छोटे जिले कौन से हैं, राजस्थान का निर्माण कब हुआ, कौन जिलों का निर्माण क्रम, संभागीय स्थिति, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो राजस्थान की स्थिति विस्तार में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अक्षांश, यानी कि अक्षांशीय स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें पहले अपन जानते हैं कि अक्षांश क्या होता है, यानी कि अक्षांश जो है वो क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, ये जो अपना ग्लोब या अपन जो कहे पृथ्वी, यानी कि ग्लोब या पृथ्वी जो है इसके केंद्र बिंदु, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अक्षांश क्या होता है। तो ये जो अपनी पृथ्वी जो इसका केंद्र बिंदु है, यानी कि पृथ्वी या ग्लोब का जो केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु से खींचे गए समान कोण, यानी कि मैंने यहाँ से 0 डिग्री का कोण इस तरफ बनाया, ये है अपने 0 डिग्री, यानी कि ये जो कोण है ये 0 डिग्री का है। ये जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु से मैंने 0 डिग्री का कोण बनाया पूर्व की तरफ और 0 डिग्री का कोण बनाया पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री के जो कोण बन रहे हैं, इन 0 डिग्री के कोणों को मिलाने के लिए जो अपन काल्पनिक रेखा जो खींचते हैं ना, ये काल्पनिक रेखाएं कहलाती अक्षांश रेखाएं। यानी कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु से खींचे गए समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखा। यानी कि अपन ने क्या किया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बना दी। ये जो अपन दोनों 0 डिग्री के कोणों को मिलाए ना, तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा का निर्माण हुआ। यानी कि ये अपने सामने होगी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, अगर अपन बात करें कि इस 0 डिग्री रेखा से अपन उत्तर की तरफ कोण बनाए, यानी कि यहाँ से अपन 15 डिग्री का कोण उत्तर की तरफ बनाए, अपन को 2 समान कोण बनाने, तो यानी कि ये 15 डिग्री का कोण इस तरफ बना। तो ये जो 15 डिग्री के जो कोण बने ना, 2 समान कोण बनाने अपन को, ये 15-15 डिग्री के कोण बन गए, क्योंकि अपन इधर से 90 डिग्री कोण बनाएंगे, इधर से भी 90 डिग्री कोण बनाएंगे। तो ये 2 समान कोण जो बने और इन दोनों समान कोणों को मिलाने के लिए ये जो काल्पनिक रेखा अपन ने खींची, तो ये क्या कहलाएगी, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। यानी कि अपन ने 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा खींची है। ठीक है, अब अपन 0 से उत्तर की तरफ चाहे कोई सी रेखाएं खींचे, वो सारी रेखाएं क्या कहलाएगी, उत्तरी अक्षांश। और अगर 0 से अगर अपन दक्षिण की तरफ खींचे तो वो दक्षिण अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। जैसे कि अपन ने इस केंद्र बिंदु से इधर अपन ने 20 डिग्री का कोण बनाया, ये 20 डिग्री का कोण, समान कोण बनाने अपन को, ये 20 डिग्री का कोण। ठीक है, इन दोनों समान कोणों को मिलाने के लिए जो अपन काल्पनिक रेखा खींचेंगे, तो ये काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी, अक्षांश। यानी कि अपन ने किसका निर्माण कर दिया, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, तो ये तो होते हैं अपने क्या, अक्षांश। यानी कि अक्षांश क्या होते हैं, तो पृथ्वी के केंद्र बिंदु से खींचे गए समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखाएं कहलाती। देख, इसको मैं लिख देता हूं व्यवस्थित रूप से। पृथ्वी के केंद्र बिंदु से खींची गई समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली
मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु से खींची गई समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं वो क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखाएं। तो ये तो अपना अक्षांश के अक्षांश क्या होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो पृथ्वी या ग्लोब जो है इस पे खींची गई प्रमुख अक्षांश रेखा, यानी कि मैंने अभी आपको उदाहरण के तौर पे बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, फिर मैंने एक उदाहरण आपको दिया 15 डिग्री उत्तर का, एक उदाहरण दिया 20 डिग्री दक्षिण का। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ऐसे करके अपने प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन सी है, तो अपन उनके बारे में बात करते हैं। पृथ्वी या ग्लोब पर खींची गई प्रमुख अक्षांश रेखा यानी अपनी पृथ्वी या जो ग्लोब है इस पे खींची गई प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि पृथ्वी या ग्लोब जो है इसमें खींची गई प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं। तो अपन वापस ग्लोब बनाते हैं। ये अपनी पृथ्वी या ग्लोब है। इस पृथ्वी या ग्लोब पर जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं अपन खींचने वाले हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। बिल्कुल मध्यवर्ती भाग पर एक लाइन होगी, यानी कि ये जो मध्यवर्ती भाग पर जो अपन लाइन बना रहे हैं ना, ये है अपने 0 डिग्री क्या है? अक्षांश रेखा। यानी कि इस ग्लोब या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली अगर बात करें तो वो कौन सी अक्षांश रेखा होगी? 0 डिग्री अक्षांश। और 0 डिग्री अक्षांश जो है इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को और किस नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। एक प्रमुख अक्षांश रेखा ही है। दूसरी अक्षांश रेखा की अगर बात करें तो वो है 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी, या इसे अपन 23.5 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, यानी कि 23.5। और ये क्या अपन दक्षिण में खींच रहे हैं? तो दक्षिणी अक्षांश रेखा, यानी कि 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा। अगर 23.5 उत्तर में खींचे तो वो अलग होगी। 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसका नाम है मकर रेखा। यानी कि जो दक्षिण में है उसे क्या कहेंगे? मकर। और जो उत्तर में है यानी कि 23.5 डिग्री, और ये क्या होगी? उत्तरी अक्षांश रेखा। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे किस नाम से जान रहे हैं? तो वो कहलाएगी कर्क रेखा। ये अपने कर्क रेखा, ठीक है। देखो मध्यवर्ती भाग में जो लाइन खींची 0 डिग्री अक्षांश, उसका और क्या नाम है? भूमध्य रेखा। जो दक्षिण में खींच रही 23.5 डिग्री वो क्या कहलाएगी? मकर। और जो 23.5 उत्तर की तरफ बना रहे वो क्या कहलाएगी? कर्क रेखा। 2 लाइन और है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसका नाम है आर्कटिक वृत्त कहो या रेखा कहो। और अगर 66.5 डिग्री दक्षिण की तरफ बनाए, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, तो ये कहलाएगी अंटार्कटिक वृत्त, यानी कि ये अंटार्कटिक वृत्त कहलाएगी। तो ये अपनी पृथ्वी या ग्लोब पर खींची गई प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। कौन कौन सी हुई? 0 डिग्री अक्षांश, उसका और क्या नाम है? भूमध्य रेखा।
जो 23.5 दक्षिण है उसे क्या कहेंगे, मकर, और जो 23.5 उत्तर है उसे क्या कहेंगे, कर्क। ठीक इसी प्रकार जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे कहेंगे आर्कटिक वृत्त, और जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है वो क्या कहलाएगी, अंटार्कटिक वृत्त। यानी कि ये अपनी पृथ्वी या ग्लोब जो है इसमें खींची गई प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से। अब अपन बात करते हैं कि अपनी जो पृथ्वी या ग्लोब जो है ये तो प्रमुख है, तो ये जो अक्षांश हो रहे हैं ना, जैसे ये अक्षांश, तो ये कुल कितने अक्षांश और ये रेखाएं कुल कितनी हैं उनके बारे में, यानी कि अक्षांश व अक्षांश रेखाएं। सबसे पहला पॉइंट, अक्षांश 181 होते हैं, यानी कि 181, जबकि अक्षांश रेखाएं 179। देखो अक्षांश तो क्या होता है 181 और अक्षांश रेखाएं क्या होती है 179, यानी कि अक्षांश तो 181 होंगे और अक्षांश रेखाएं 179। ये अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में क्या अंतर है, तो देखो ये जो अपना ग्लोब है, इस ग्लोब पर अपन जो अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में अंतर देख रहे हैं कि यहाँ पर अपनी जो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, यानी कि ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 0 डिग्री का जो अक्षांश है उसके बाद में अपन 1 डिग्री उत्तरी, 2 डिग्री उत्तरी, यानी कि अपन 1 2 करके अपन उत्तर की तरफ चल रहे हैं। जो सबसे अंतिम जो होगा वो कहलाएगा 90 डिग्री। तो यानी कि 90 डिग्री अपने अक्षांश उत्तर में। और अपन गिनती कहाँ से कर रहे हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री, यानी कि अपन गिनती 1 2 से कर रहे हैं और करते हुए कहाँ तक पहुँचे 90 तक। यानी कि अपने उत्तर की तरफ कुल कितने अक्षांश हैं, तो 90 अक्षांश। ठीक उसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि दक्षिण में, तो वापस अपन गिनती 1 से ही करेंगे। 1 के बाद में क्या होगा 2, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री, ऐसे करते हुए अपन गिनती जो है वो दक्षिण की तरफ चलेंगे और यहाँ पर आएंगे अपन 90। तो 90 अक्षांश तो हुए अपने दक्षिण में और 90 अक्षांश हुए उत्तर में। यानी कि 1 से, क्योंकि अपन 0 को नहीं गिन रहे, ना तो मैंने इस 0 डिग्री को दक्षिण में गिना है और ना ही इसे मैंने उत्तर में गिना। अपन 90 अलग है और 90 अलग है, तो ये 0 भी तो एक अक्षांश है, तो यानी कि 1 ये भी शामिल होगा। इसलिए अपन कह रहे हैं कि अक्षांश अपने पास में कितने हैं 181। कितने हो गए 90 प्लस 90 180 और 1 ही हो गया तो 181। जबकि अपन ने लिखा कि अक्षांश रेखा है 179। वो कैसे, वो ऐसा होगा कि अपना जो ग्लोब पर जो अपन लाइन बना रहे, जैसे कि ये 1 डिग्री है, तो अपन को 2 समान कोणों को मिलाना ना, तो यहाँ पर अपन ने 1 डिग्री अक्षांश रेखा खींची, फिर उसके बाद में अपन ने 2 डिग्री अक्षांश रेखा खींची। ऐसे अपन जो काल्पनिक रेखाएं खींचते हुए अपन जो उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो अपन क्या कि जो सबसे अंतिम लाइन खींचेंगे ना, वो होगी अपने पास में 89 डिग्री। 2 समान कोणों को मिलाना, ये 89 डिग्री मिला दिया 89 नंबर पे। लेकिन 90 डिग्री, क्योंकि अपन अगर इधर से भी जा रहे हैं तो 90 डिग्री यही है, इधर से भी जा रहे हैं तो भी 90 डिग्री यही है, तो यानी कि इस 90 डिग्री पर लाइन नहीं बनेगी। ठीक, एक लाइन तो वहाँ कम हुई। ठीक उसी प्रकार अपन वापस दक्षिण में जो मिला रहे हैं, तो दक्षिण में भी अपनी यही कहानी होगी कि अपन मिलाते हुए 89 तक तो पहुंचेंगे, लेकिन 90 वाली जो लाइन है वो अपन नहीं खींच पाएंगे। यानी कि मैंने यहाँ पर ये 89 डिग्री वाली लाइन मिलाई, ये अपने 89 के कोण, यानी 2 समान कोण मिल गए। लेकिन 90 डिग्री को किससे मिलाएं, वो तो मिल ही नहीं सकता ना, क्योंकि 90 अपन इधर से आए तो भी 90, इधर से आए तो 90, तो ये 90 वाली लाइन यहाँ पर भी नहीं बनेगी। इसलिए मैंने कहा कि अक्षांश तो 181 होता है और अक्षांश रेखा है 179, यानी कि 181 माइनस 2, तो बराबर में क्या होंगे अपने पास में 179। ठीक है, इसलिए अपन कह रहे हैं कि अक्षांश 181 होता है, जबकि अक्षांश रेखा है 179। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखो अक्षांश रेखाएं जो हैं इनमें दूरी की अगर अपन बात करें, यानी कि दो अक्षांशों के मध्य दूरी, दो अक्षांश के मध्य दूरी, अगर दो अक्षांशों के मध्य दूरी की बात करें तो दो अक्षांशों के मध्य दूरी होगी 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर कि दो अक्षांशों के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी होती, तो 111 किलोमीटर की दूरी होगी। और दो अक्षांश के मध्य स्थान को कटिबंध कहते हैं, कटिबंध या जोन कहते हैं। यानी कि दो अक्षांश के मध्य जो स्थान है उसे अपन कटिबंध या जोन कहेंगे, और मध्य दूरी कितने किलोमीटर की होगी, 111। भाई दो जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती, और मध्य स्थान को अपन क्या कहेंगे, जोन या कटिबंध। जैसे कि यहाँ पर ये अपने 0 डिग्री अक्षांश, फिर उसके बाद में ये अपने 1 डिग्री अक्षांश, यहाँ पर अपने क्या हो गया 2 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 1 डिग्री अक्षांश 2 डिग्री अक्षांश। अब क्या होता है कि अपन जो बात कर रहे हैं ना कि इस 1 डिग्री से इस 2 डिग्री पर, यानी कि 1 डिग्री से अपन 2 डिग्री की तरफ जो जा रहे हैं ना, इस 1 डिग्री से 2 डिग्री, तो ये 1 से 2 पर जाने पर इसके बीच की जो दूरी जो आ रही है वो दूरी कितने किलोमीटर की आ रही है, तो 111 किलोमीटर की, ठीक है। और ये जो बीच में जो स्थान जो आपको ये जो स्थान जो नज़र आ रहा है ना, ये स्थान है, इस स्थान की बात कर रहे हैं। और ये जो स्थान जो है ये क्या कहला रहा है, तो ये कहला रहा है अपना कटिबंध, यानी कि दो के मध्य जो स्थान है उसे कटिबंध या अपन क्या कह रहे हैं, जोन। और दूरी जो आ रही वो कितने किलोमीटर की आ रही, 111 किलोमीटर, ठीक है। इसके साथ आप एक पॉइंट और याद रखना, अगर आपसे पूछे दो देशांतर के मध्य स्थान, यानी कि दो देशांतर के मध्य स्थान को क्या कहेंगे, तो देखो देशांतर रेखाएं जो हैं वो देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची जाती है, और देशांतर रेखाएं जैसे अपने उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर अपन खींच रहे हैं, ये अपने देशांतर रेखाएं हुई। इधर भी बना देते हैं, ये देशांतर रेखाएं। तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं के मध्य में, यानी कि ये जो स्थान आ रहा है ना, ये स्थान, इस स्थान को अपन क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे अपन गोर, यानी कि दो देशांतरों के मध्य जो स्थान है उसे क्या कहेंगे, गोर। जो अक्षांशों के मध्य स्थान है उसे क्या कहेंगे, कटिबंध या जोन। और देखो आपको देखकर लग रहा है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है इनका जाल बन गया, यानी कि ये जो अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को, यानी कि अपन बात करें ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है इनका जो जाल बना नहीं, ये जाल भाई अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ये जो जाल बना, इस जाल को अपन किस नाम से जानेंगे, तो ये जाल कहलाएगा ग्रिड। यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बन रहा है अपनी पृथ्वी या ग्लोब पर, उस जाल को क्या कहेंगे, ग्रेड के नाम से जानेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो अपने बात हो रही थी कि दो अक्षांशों के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी, तो 111 किलोमीटर। वह मध्य स्थान को क्या करें, तो कटिबंध या जोन। अपने साथ ही साथ देशांतर के बारे में देखा है कि दो देशांतर है तो उसके मध्य स्थान को क्या कहेंगे, गोर। अपन देशांतर रेखाएं बनाई तो ये क्या बन गया, पूरा एक जाल, और उस जाल को अपन ने क्या नाम दिया, ग्रिड। यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य यानी दोनों के मिलने से जो जाल जो बन रहा है ना वो कहलाएगा ग्रिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाएं पूर्ण व्रत बनाते हैं, जबकि
देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती है। यानी कि इसमें भी अंतर है कि अक्षांश रेखाएं तो है वो तो पूर्ण वृत्त का निर्माण कर रही है, और देशांतर रेखाएं जो है वो किसका निर्माण कर रही है कि अर्धवृत्त का निर्माण। देशांतर तो अर्धवृत्त और अक्षांश क्या करे पूर्ण वृत्त। कि अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती है जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती। इन दोनों में भी अंतर है। वो अंतर क्या है कि जैसे ये हुआ अपना ग्लोब, ठीक है, इस ग्लोब पर अगर मैं अक्षांश रेखा बनाऊं, यानी कि यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश है और ये भी अपना 0 डिग्री अक्षांश, तो वो क्या होगा कि वो जो अक्षांश रेखा है वो पश्चिम से ऐसे घूम के ये पूर्व की तरफ जाकर वापस घूमकर यहीं पर आने वाली। तो ये पूरा एक वृत्त बना। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण के जैसे बताऊँ कि 1 डिग्री अक्षांश है और ये अपन समान कोण पे 1 डिग्री अक्षांश, तो इस 1 डिग्री को यहाँ से घूमकर ये वापस इसी जगह आकर मिलेगी, यानी पूरा एक राउंड सर्कल बन रहा। तो ये है कि अक्षांश रेखाएं जो है वो किसका निर्माण करती है, तो अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती है, पूर्ण वृत्त, ठीक है। जबकि देशांतर रेखाएं जो होती है वो देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती। वो क्या होगा कि देशांतर रेखाएं इस 0 डिग्री, यानी कि यहाँ पर ये 0 डिग्री, यहाँ पर भी ये 0 डिग्री, इस 0 डिग्री यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ही खींची जाती है। सारी की सारी देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींचेंगे अपन, यानी कि देशांतर रेखाएं जो है वो अर्धवृत्त का ही निर्माण करेगी, वो ऐसे घूमकर वापस राउंड नहीं करेगी। देशांतर रेखाएं केवल जैसे 0 से ये सब ये अपने अर्धवृत्त का निर्माण करेगी, अक्षांश और देशांश। आपसे पूछे कि पृथ्वी या ग्लोब पर कौन सी रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती है, तो वो रेखाएं कौन सी होगी, अक्षांश रेखाएं। और अगर पूछे कि अर्धवृत्त का निर्माण करने वाली रेखाएं कौन सी है, तो वो देशांतर रेखाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि अपन अक्षांश के बारे में पढ़ रहे हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा जो है ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, अपने पहले भी पढ़ा था मैंने, जो 5 प्रमुख अक्षांश रेखाएं बताई आपको, उसके मध्यवर्ती भाग में यही थी। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा जो है ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। भाई 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा जो है ग्लोब को कितने भागों में विभाजित करती है, तो 2 भाग। जैसे कि ये अपना ग्लोब हुआ, ठीक है। इस ग्लोब को 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये मैंने यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा बनाई, 0 डिग्री अक्षांश। इसे अपन और किस नाम से जान रहे हैं, तो इसका नाम है भूमध्य रेखा, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। इसने ग्लोब को 2 भागों में बराबर बांटा, यानी कि 0 डिग्री से जो ऊपर वाला जो भाग है वो कहलाएगा अपना उत्तरी गोलार्ध, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और 0 से जो दक्षिण वाला भाग है वो कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। जो 0 से ऊपर वाला भाग है वो उत्तरी गोलार्ध और 0 से जो दक्षिण वाला भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हुई अपनी 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा जो है ग्लोब को कितने भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में। वो 2 भाग कौन कौन से, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर आपसे पूछे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत भूमध्य रेखा से, भारत भूमध्य रेखा से
876 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है। यानी कि भारत भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर दूर है, तो भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर जो है वो किस तरफ है, उत्तर में स्थित। यानी कि यहाँ पर जो अपने बना रखी है ना भूमध्य रेखा, ये आ रही सब भूमध्य रेखा, तो इस भूमध्य रेखा से भारत जो है वो भारत 876 किलोमीटर दूर है। तो यानी कि भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित हो गया, भारत हो गया सब अपना उत्तरी गोलार्ध। कि भूमध्य रेखा से भारत किस तरफ है, तो भूमध्य रेखा से भारत उत्तर में स्थित है, तो इसलिए अपन भारत जो है अक्षांशों के हिसाब से कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। ये अक्षांशीय दृष्टि के हिसाब से उत्तर में है, बाकी भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आएगा, यानी कि भारत यहाँ पर रहने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते कि अब अपने जो है कि जिस प्रकार ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा जो है ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक उसी प्रकार से जो है कर्क रेखा वो भारत के मध्यवर्ती भाग से होकर गुजरती है। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहें या कर्क रेखा कहें, वो भारत के मध्यवर्ती भाग से होकर गुजरती है। अब वो कैसे गुजरती है तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन कर्क रेखा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कर्क रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण अपन कर्क रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला होगा नंबर 1 पे कर्क रेखा। कर्क रेखा विश्व के 3 महाद्वीप से गुजरती है, महाद्वीप से गुजरती है। यानी कि कर्क रेखा जो है विश्व के कितने महाद्वीपों से गुजरती है, तो कर्क रेखा विश्व में 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। ये जो कर्क रेखा यहाँ बनी हुई भी है, तो ये कर्क रेखा विश्व में कुल कितने महाद्वीपों से गुजर रही है, तो कर्क रेखा जो है ये विश्व में 3 महाद्वीपों से होकर गुजर रही है। अब वो 3 महाद्वीप कौन कौन से, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। यानी कि वो 3 महाद्वीप कौन से जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजर रही है। यही लिखा अपन ने कि कर्क रेखा विश्व में लगभग कितने महाद्वीपों से गुजर रही है, 3 महाद्वीप। वो 3 महाद्वीप कौन कौन से, तो नंबर 1 पे जो महाद्वीप होगा वो महाद्वीप होगा एशिया। कौन सा महाद्वीप, एशिया। नंबर 2 पे जो महाद्वीप है वो नंबर 2 पे महाद्वीप है अफ्रीका, अफ्रीका। और नंबर 3 पे जो महाद्वीप है वो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। यानी कर्क रेखा विश्व में कुल कितने महाद्वीपों से गुजरती है, तो कर्क रेखा विश्व में 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। एक तो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका। अब इसमें अगर बात करें यानी कि इन तीनों में कि कर्क रेखा पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, तो एशिया होगा। जबकि कर्क रेखा पर स्थित विश्व का सबसे छोटा यानी विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप की अगर बात करें तो वो कौन सा होगा, उत्तरी अमेरिका। और अगर बात करें कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, यानी कि कर्क रेखा जो है वो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस महाद्वीप में है, तो सबसे अधिक लंबाई कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका में। और न्यूनतम लंबाई तो न्यूनतम लंबाई वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा, उत्तरी अमेरिका। देखो ये बड़े और छोटे जो अपन ने बात की ना, ये बात हो रही है अपने क्षेत्रफल से संबंधित, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें। सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि कर्क रेखा विश्व के लगभग कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती, 3। वो 3 महाद्वीप कौन कौन से, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया।
इसमें सबसे बड़ा कौन सा? एशिया। छोटा महाद्वीप कौन सा? उत्तरी अमेरिका। सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? अफ्रीका में। और न्यूनतम लंबाई कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा विश्व के कितने महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? मैंने नहीं गुजरती है पूछा है, कहीं ऐसा नहीं कि आप 3 कर दो। नहीं गुजरती मतलब कि अपने 7 महाद्वीप है तो 4 महाद्वीपों से होकर नहीं गुजरते। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं कि इस कर्क रेखा पर कुल देश कितने, यानी ये एशिया तो एशिया के देश कितने, अफ्रीका तो अफ्रीका के देश कितने, और उत्तरी अमेरिका तो उत्तरी अमेरिका के देश कितने, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये जो अपने कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा में जैसे अपन बात करें कि कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है और वो 3 महाद्वीप जो है उनमें टोटल देश कितने, तो यानी कर्क रेखा का पहला पॉइंट तो अपना महाद्वीप से लेकर हो गया। और अब ये दूसरा पॉइंट जो है कर्क रेखा विश्व के लगभग 17 देश से गुजरती है। यानी कि पहले 3 महाद्वीप थे और अब अपने पास में क्या है? 17 देश है। कि कर्क रेखा विश्व में लगभग कितने देशों से होकर गुजरती, तो कर्क रेखा विश्व में लगभग 17 देशों से होकर गुजरती। वो 17 देश जो है इन्हीं 3 महाद्वीपों के हैं। अब वो कौन से महाद्वीप में कुल कितने देश, यानी कितने कितने देश आ रहे हैं, वो देश कौन से, उनमें बड़ा छोटा कौन सा, वो पढ़ रहे हैं अपन। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहला जो महाद्वीप पढ़ रहे हैं अपन वो है साहब अपना उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका जो है इसमें कितने देश है, तो उत्तरी अमेरिका में देशों की संख्या होगी अपने पास में कितनी? 3। यानी उत्तरी अमेरिका के 3 देश जो है वो कर्क रेखा पर है। उसमें पहला कौन सा है, तो पहला है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप, ठीक है। दूसरा जो देश है वो दूसरा देश है मेक्सिको। मेक्सिको, ठीक है। और तीसरा जो देश है वो तीसरा देश है बहामास। बहामास, यानी कि ये 3 देश जो है, ये 3 देश कौन से महाद्वीप के हैं? उत्तरी अमेरिका। भाई कर्क रेखा पर विश्व में लगभग कितने देश आ रहे हैं? 17। उन 17 देशों में से 3 देश जो है वो उत्तरी अमेरिका के हैं। वो कौन कौन से हैं? हवाई द्वीप, मेक्सिको, बहामास। इन तीनों को आप याद भी रख सकते हैं। वो कैसे कि हवाई द्वीप का H, मेक्सिको का M और बहामास का B, यानी कि HMB। आप इसमें याद रख लेना HMB। भाई एशिया महाद्वीप के देश तो आप वैसे याद रख लोगे क्योंकि अपन उस तरफ ही है, और इन देशों, इन महाद्वीपों को याद रखने के लिए आप क्या करना? HMB, यानी हवाई द्वीप, मेक्सिको, बहामास। अब अपन आगे बढ़ते हैं, यानी कि दूसरा महाद्वीप को लेकर। तो दूसरा महाद्वीप जो है वो कौन सा महाद्वीप आ रहा? अपना अफ्रीका। अफ्रीका, और अफ्रीका महाद्वीप के कुल कितने देश आ रहे हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप के देशों की संख्या कितनी? 6। वो 6 देश कौन कौन से हैं उनके बारे में, तो 6 में पहला जो, यानी कि 3 तो इधर हो गए, चौथे नंबर से पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा। 5वें नंबर पे आ रहा मारीतोनिया। मारीतोनिया। 6वें नंबर पे आ रहा माली, ठीक है। 7वें नंबर पे आ रहा अल्जीरिया। ये वही अल्जीरिया है जहाँ पर 0 डिग्री देशांत रेखा व 0 डिग्री अक्षांश रेखा का संगम होता है। 8वें नंबर पे आ रहा लीबिया। और 9वें नंबर पे है मिस्र। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के ये अपने देश हो गए कितने? 6, कि अफ्रीका महाद्वीप के 6 और उत्तरी अमेरिका के 3। आप इनको भी याद रख सकते हो। वो कैसे होगा? PM, P मतलब पश्चिमी सहारा, M मतलब मारीतोनिया।
और उसके बाद में क्या लिखो, माली। जो माली है उसे पूरा लिख दो, यानी पीएम क्या हो गया, माली हो गया। पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली। उसके बाद में अल और ये लीबिया, यानी कि अल्जीरिया और लीबिया। और मिस्र जो है उसे वापस वैसे लिख दो, यानी कि पीएम तो कौन, माली, और अली क्या, मिस्र। और यहाँ पे क्या होगा, HMB, पीएम माली, अली मिस्र। अपन पश्चिम से पूर्व की तरफ व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं अपन। देखो ये अफ्रीका महाद्वीप के हो गए अपने पास कितने, 6। अब अपन बात करें कि 17 में से 9 तो चले गए, बच्चे अपने पास कितने, 8। तो यानी कि वो 8 देश जो है वो कौन से महाद्वीप के होंगे, तो नंबर 3 पे जो है वो महाद्वीप कौन सा है, एशिया। यानी कि एशिया महाद्वीप के कुल कितने देश आएंगे इस पे, 8। क्वेश्चन यहाँ पर भी बन सकता कि कर्क रेखा पे जो कुल देश कितने, 17। उन 17 देशों में से सर्वाधिक देश कौन से महाद्वीप के हैं, एशिया, और न्यूनतम किसके हैं, उत्तरी अमेरिका के। एशिया के कितने हैं, 8, उत्तरी अमेरिका के कितने हैं, 3। अब देखते हैं कि एशिया महाद्वीप के जो 8 देश है वो कौन कौन से हैं। यानी एशिया महाद्वीप में जो 8 है, देखो 9 तक अपन लिख चुके हैं, 10वें नंबर पे लिखेंगे सऊदी अरब, UAE, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, और 17वां क्या हो जाएगा, ताइवान। ये वही ताइवान है जहाँ की चाय जो है विश्व प्रसिद्ध है। यानी कि ताइवान जो है ताइवान की चाय विश्व प्रसिद्ध चाय है और उलंग चाय के नाम से आती है। यानी ताइवान की जो उलंग चाय है वो विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। देखो एशिया महाद्वीप पे अपन ने 8 देशों के बारे में लिख रखा। वैसे अपने पास में यानी कि पहले बात हो रही कि कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती, तो वो महाद्वीप अपने पास में 3 थे। कितने देशों से गुजरती, तो देश हो गए अपने पास में 17। अब देखो 17 में से 3 तो उत्तरी अमेरिका के, 6 अफ्रीका के और 8 एशिया के। तो अब अपने बात हो रही है कि ये जो देश है इनमें सबसे बड़ा, यानी आपसे पूछे कि कर्क रेखा जो है प्रस्थित, यानी कि कर्क रेखा प्रस्थित विश्व का सबसे कर्क रेखा पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो चीन है। और कर्क रेखा पर स्थित विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो कौन सा, ताइवान। ये बात अपन क्षेत्रफल को लेकर कर रहे हैं कि इन 17 देशों में से सबसे बड़ा कौन सा, चीन, और सबसे छोटा कौन सा, ताइवान। ठीक है। अगर बात लंबाई की करें कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, तो यानी कि कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो कौन से देश में है, तो भारत में। जबकि न्यूनतम लंबाई की बात करें तो न्यूनतम लंबाई जो है वो न्यूनतम लंबाई अपने ताइवान जो है कर्क रेखा पर स्थित सबसे छोटा भी है और न्यूनतम लंबाई वाला भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि कर्क रेखा पर जो बड़ा पूछे तो कौन सा हो जाएगा, चीन। छोटा पूछे तो कौन सा हो जाएगा, ताइवान। सर्वाधिक लंबाई पूछे तो कौन सा, भारत। और न्यूनतम पूछे तो ताइवान। अब अपन बढ़ते हैं कि कर्क रेखा पर स्थित देशों में सबसे निकटतम राजधानी, तो राजधानी मस्कट। निकटतम राजधानी, यानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित जो राजधानी है वो कौन से देश की है, ओमान की। राजधानी कौन सी है, मस्कट। जबकि दूर स्थित
यानी कर्क रेखा के सबसे निकटतम राजधानी तो कौन सी है? मस्कट, जो ओमान की है, और दूर राजधानी कौन सी है? बीजिंग, जो कहाँ की है? चीन की। ये अपने कर्क रेखा को देशों से लेकर संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। यानी सेकंड पॉइंट था अपना कि कर्क रेखा विश्व के लगभग कितने देशों से गुजरती है? 17। उन 17 में से कौन बड़ा कौन छोटा? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और वैसे मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हो, और फिर भी अगर आपको लगे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने पास। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो सेकंड पॉइंट। देखो पहला पॉइंट था कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है, दूसरा पॉइंट है कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है, और अब आया कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखो कर्क रेखा से संबंधित जो अपना तीसरा जो पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट रहेगा भारत के राज्यों को लेकर, यानी कि नंबर 3 पे आ गए अपन। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, अपन बात कर रहे थे पहले तो कर्क रेखा विश्व में 3 महाद्वीपों से गुजर रही थी, और अब भारत के 8 राज्यों में। और बीच में अपन ने पढ़ा था कि कर्क रेखा विश्व में लगभग कितने देशों से थी? 17 देशों से। तो अब यहाँ पर अपने बात हो रही कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। अब देखो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, आप उन 8 राज्यों को याद भी रख सकते हो। वो कैसे? जी राम, छज्जा, पत्री, मिजोरम, यानी कि जी राम, छज्जा, पत्री, मिजोरम से आप उनको याद रख सकते हो। इस लाइन से आपको क्या फायदा होगा? एक तो 8 राज्यों के नाम याद हो जाएंगे, और साथ ही साथ अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम, या पूछे पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम बताइए, तो आप इस लाइन से बता सकते हो। देखो ये राज्य कैसे होंगे, यानी कि जी जो है उस जी का मतलब है गुजरात, ठीक है। रा जो है उस रा का मतलब है राजस्थान, एम जो है यानी मैं, वो है साहब अपने एमपी, और ये क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ ऐसे लिखूंगा, समझ जाओगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और जा जो लिखा इसका संबंध होगा झारखंड, ठीक है। और प यानी कि ये हो जाएगा अपना पश्चिमी बंगाल, ठीक। और ये जो है त्रि यानी कि त्रिपुरा, और मिजोरम मैंने वैसे पूरा लिख रखा है मिजोरम। तो ये अपने कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 प्रमुख राज्य हुए, यानी कि 23-30 उत्तरी अक्षांश, इसे आप 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा कहो, या इसे आप ये भी कहो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, एक ही बात है। 23-30 उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या कहो कर्क रेखा। तो भारत के कितने राज्यों से गुजर रही? वो 8 राज्य। कौन कौन से वो राज्य अपने? कौन से? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखो ये जो अपने 8 राज्य जो लिखे, इन 8 राज्यों में अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा, यानी कि कर्क रेखा पर स्थित सबसे बड़ा जो राज्य पूछे आपसे, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? राजस्थान होगा। जबकि सबसे छोटा जो राज्य होगा वो छोटा राज्य कौन सा होगा? मिजोरम। यानी एग्जाम में पूछे कि कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और छोटा राज्य कौन सा है? मिजोरम, ठीक है। ये तो क्षेत्रफल को लेकर। अगर पूछे सर्वाधिक लंबाई, तो सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और न्यूनतम लंबाई किस में हो जाएगी? मिजोरम। यानी कर्क रेखा पर स्थित जो 8 राज्य है उनमें सबसे अधिक लंबाई किस में है? मध्य प्रदेश में। और न्यूनतम लंबाई किस में है? मिजोरम। और बड़ा पूछे तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और छोटा पूछे तो वापस वही मिजोरम। साथ ही साथ एक पॉइंट और है इसमें, ये जो पश्चिम बंगाल है इसको लेकर, यानी कि सर्वाधिक कर्क रेखा पर स्थित सर्वाधिक जनसंख्या
ठीक है। और साथ ही साथ जनघनत्व कि कर्क रेखा पर स्थित सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य भी कौन सा? पश्चिम बंगाल। ये सिर्फ इन 8 राज्यों में है। ऐसा नहीं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या जनघनत्व है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश होगा और जनघनत्व में बिहार होगा। ये तो अपन इन 8 राज्यों में बात कर रहे हैं कि इन 8 में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। जनघनत्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। और अगर इन 8 में न्यूनतम जनसंख्या जनघनत्व की बात करें, न्यूनतम जनसंख्या जनघनत्व, तो वो राज्य कौन सा होगा? मिजोरम। यानी कर्क रेखा पर स्थित सर्वाधिक जनसंख्या व जनघनत्व तो पश्चिम बंगाल में, न्यूनतम जनसंख्या और जनघनत्व वो कहाँ पर है? मिजोरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो अपने कर्क रेखा है इसके बारे, यानी कि कर्क रेखा पर स्थित जो 8 राज्य हैं उनमें सबसे निकटतम राजधानी जो होगी वो किसकी होगी? त्रिपुरा की। यानी कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम राजधानी जो है वो है अगरतला। यानी कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जो राजधानी है वो कौन सी है? अगरतला। अगरतला कहाँ की राजधानी है? तो अगरतला अपने त्रिपुरा की राजधानी। कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम राजधानी जो है वो कौन सी है? तो वो राजधानी होगी सब अगरतला। और कहाँ की है? त्रिपुरा की। और सेकंड स्थान की अगर बात करें तो सेकंड स्थान पे होगी आइजोल। और आइजोल जो है ये कहाँ की राजधानी है? मिजोरम। यानी कि दूसरी राजधानी आइजोल। और आइजोल अपने कहाँ की राजधानी हो जाएगी? मिजोरम की। कर्क रेखा के नज़दीक कहो या निकटतम राजधानी, यानी कर्क रेखा के सबसे निकटतम राजधानी मुख्यालय कौन सा है? अगरतला। सेकंड स्थान पूछे तो कौन सा होगा? आइजोल। ठीक है, आइजोल कहाँ की है? मिजोरम की। और अगरतला कहाँ की है? त्रिपुरा। अगर ये तो नज़दीक की बात करें, दूर की बात करें, दूर स्थित राजधानी, दूर स्थित राजधानी की अगर बात करें तो सबसे दूर जो राजधानी आ रही वो राजधानी है जयपुर। सबसे दूर राजधानी जो है जयपुर। ये तो याद होगा आपको, शायद राजस्थान की राजधानी है ये, नक्शे में लग भी रहा है, वैसे देख लेना आपके हिसाब से। और सेकंड स्थान की अगर अपन बात करें तो सेकंड स्थान पे आएगी रायपुर। और रायपुर कहाँ की राजधानी? ये मुझे भी याद, ये लिख देता हूँ मैं, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो सबसे निकट तो कौन, सबसे दूर तो कौन सी हो जाएगी? जयपुर। और दूसरे स्थान पे कौन सी होगी? रायपुर। और सबसे निकट की पूछे तो पहले कौन सी? अगरतला। और दूसरी कौन सी? आइजोल। ये तो बात हुई ना अपनी, ये जो बात है वो सिर्फ इस कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्यों की राजधानियों से लेकर है। अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के अलावा, यानी कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के अलावा सबसे निकटतम जो राजधानी होगी वो राजधानी होगी अपने कौन सी? इम्फाल। और वो कहाँ की राजधानी है? तो वो राजधानी है मणिपुर की। यानी इम्फाल जो है वो कहाँ की राजधानी है? मणिपुर की। और इन 8 के अलावा सबसे दूर स्थित जो राजधानी है वो कौन सी है? तिरुअनंतपुरम। और ये कहाँ की राजधानी है? तो ये राजधानी है केरल की। ये कहाँ की राजधानी है? केरल की। एग्जाम में ऐसे पूछे कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम राजधानी मुख्यालय, तो अगरतला। ठीक है, और अगर एग्जाम ऐसे पूछे कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के अलावा सबसे निकटतम राजधानी मुख्यालय, तो वो इम्फाल होगी। ठीक है, अब ये अपना तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट कर्क रेखा को लेकर, नंबर 4, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। यानी कर्क रेखा जो है, देखो चौथा पॉइंट पे आ गए अपन। पहला पॉइंट था अपना महाद्वीपों को, दूसरा था देश से संबंधित, तीसरा अपने भारत के राज्यों से संबंधित, और चौथा हो गया राजस्थान से संबंधित। वैसे अपन राजस्थान के जो बारे में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक पॉइंट देख लेते हैं इसमें भी। यानी कि यहाँ पर ये कर्क रेखा है,
ये आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा। इस कर्क रेखा पर राजस्थान के कितने जिले आ रहे हैं? तो कर्क रेखा पर राजस्थान के 2 जिले आ रहे हैं। एक जिला तो है बांसवाड़ा, ठीक है, और एक जिला जो है वो है डूंगरपुर। डूंगरपुर यानी कर्क रेखा पर राजस्थान के 2 जिले हैं। कौन कौन से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। 23-30 उत्तरी अक्षांश कहो या कर्क रेखा कहो, वो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इनमें से जो है का सबसे बड़ा कौन सा? तो इनमें बड़ा जो है वो बांसवाड़ा, और इनमें छोटा कौन सा? तो इनमें छोटा है डूंगरपुर क्षेत्रफल में। और अगर अपन बात करें कि सर्वाधिक लंबाई, सर्वाधिक लंबाई, तो सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा में है, और न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई जो है वो कहाँ पर है? डूंगरपुर। यानी 23-30 उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 2। कौन कौन से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। आप इसे याद रख सकते हो। वैसे बी और डी हो रहा है, आप इसको ऐसे लिख लो, बी डी, यानी कि कर्क रेखा राजस्थान पे, बी डी पीपा के साहू आ जावे, ठीक है। और जिला कितना आ रहा है यहाँ पे? 2, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अब अपन वैसे इस कर्क रेखा जो राजस्थान से संबंधित है, अपन राजस्थान के अक्षांश से विस्तार में पढ़ेंगे। अब इसके बाद में जो अपन पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, यानी कि अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, और इस अक्षांशीय विस्तार में वो कर्क रेखा की जो संपूर्ण जानकारी राजस्थान से संबंधित जो है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन वो सारी चर्चाएं जो है अपने अगली क्लास में रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपने सभी जो विद्यार्थी साथी हैं उनको आप ये अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, जय भारत।